हेलो दोस्तों, आज हम वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से ही आपको एग्जाम में दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए कंप्यूटर कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर की जो खासियत है डिसेबल्ड पीपल के लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड करना, जिससे वो भी कंप्यूटर को ठीक प्रकार से यूज कर पाए। इस ही खासियत को या फिर इसी जो है फैसिलिटी को हम कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। Computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability। यानी कि डिसेबिलिटी को रिगार्डलेस करते हुए कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं, जिससे यूजर फ्रेंडलीनेस हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम की सभी के लिए। यानी कि सरल भाषा में बताऊं तो डिसेबल्ड पीपल के लिए कंप्यूटर की यूजर फ्रेंडलीनेस को ही हम कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एनी 4 टाइप्स ऑफ इंपेयरमेंट्स बतानी है आपको। देख लीजिए, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होती है, विजुअल होती है, हियरिंग और मोटर और डेक्सिटरिटी इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव कौन सी? जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिनमें लर्निंग में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स की होती है कॉग्निटिव। फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया, बीमारियों के नाम है, और एडीएचडी इसको हम एडीएचडी को हम ऑटिज्म भी बोलते हैं। अगर आपने मुझसे पढ़ा है, मेरी वन शॉट वीडियो भी अगर आपने देखी है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी की, तो आपको ये चीजें आती ही होंगी जरूर। ठीक है, और बिना चैप्टर पढ़े क्वेश्चंस को करना अच्छी बात नहीं है। तो आप वन शॉट वीडियो को देख सकते हो, ये नहीं तो आप किसी और यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो, यू आर फ्री। लेकिन मैं आपको अपना ही चैनल सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। विजुअल इंपेयरमेंट में पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस आती है। हियरिंग इंपेयरमेंट में हियरिंग प्रॉब्लम आती है, सीधी सी बात है। मोटर और डेक्सिटरिटी इंपेयरमेंट में पैरालिसिस वगैरह आते हैं। ठीक है, ये होती हैं 4 टाइप्स ऑफ इंपेयरमेंट्स जो कि हमारी बुक में दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आजा भाई। ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्टिकी कीज। स्टिकी कीज का यूज बताना है। तो क्या होती है स्टिकी कीज? मान लो कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं, पता है सभी को, और कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, और क्या बताऊं मैं आपको, ऑल्ट प्लस F4 से हम क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, तो अब मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो एक साथ 2 की नहीं दबा सकता, यानी कि उसने कंट्रोल तो प्रेस कर दिया, लेकिन कंट्रोल के साथ ही वो पी, अगर उसे प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ पी नहीं प्रेस कर पा रहा, तो क्या करेगा? उसे कोई ऐसा फीचर चाहिए जिससे वो पहले कंट्रोल का बटन दबा दे, उसे छोड़ दे, बाद में पी का बटन दबा दे और प्रिंट हो जाए। बस इसी को बोलते हैं स्टिकी। स्टिकी एक ऐसा फीचर है जिससे हम किसी भी जो कौन सी वाली कीज होती हैं, ये जो मॉडिफायर की बोलते हैं इनको, मॉडिफायर की, तो किसी भी मॉडिफायर की जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ठीक है, इन सभी को एक बार प्रेस कर देंगे तो हमें दबा के नहीं रखना पड़ेगा। एक बार प्रेस करो फिर दूसरे बटन को दबा दो, वो की जो है वो तब तक एक्टिव रहेगी जब तक आप दूसरा बटन नहीं दबा दोगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लो। स्टिकी इज अ एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, बट इट ऑल्सो यूज्ड बाय अदर्स एज अ मीन्स टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। यानी कि वैसे तो इसे डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन हम जैसे और आप जैसे लोग भी इसे यूज कर लेते हैं। स्टिकी इज अलाउज द यूजर्स, मेन डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये आपको आनी चाहिए, ऊपर वाली आए ना आए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो आपको आनी ही चाहिए। इसमें क्या है, allows the users to press and release a modifier key such as shift, control, alt or the windows key and have it remain active until any other key is pressed। ठीक है, मतलब मैंने आपको समझाई दिया है, इंग्लिश की हिंदी करने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज ऑफ टॉगल कीज। टॉगल कीज का मतलब समझाते हैं। ये उनके लिए है जिनको विजन में प्रॉब्लम है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है। अब क्या है इसका मतलब, जैसे हम यूज करते हैं कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक का यूज हम किस लिए करते हैं? कैपिटल्स में टाइप करने के लिए। अब मैंने कैप्स लॉक का बटन दबा दिया और मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर मुझे दिखाई नहीं देता मैं क्या लिख रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कैप्स लॉक का बटन दबाया है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो नहीं देख सकता उसके लिए टॉगल कीज का ऑप्शन बनाया। जब हम टॉगल कीज को एक्टिव कर देंगे और तब कैप्स लॉक का बटन हम दबाएंगे तो हमें एक बीप की साउंड सुनाई देगी। बीप यानी कि पी, कुछ ऐसी साउंड सुनाई देगी
तो पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक एक्टिव हो चुका है। अगर हम कैप्स लॉक को बंद करेंगे तो थोड़ी सी कम साउंड में बीप की साउंड सुनाई देगी। यानी कि अगर हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो पी जोर से आवाज आएगी, कैप्स लॉक को बंद करते हैं तो पी थोड़ी धीरे आवाज आएगी। ठीक है, और कैप्स लॉक नहीं, कैप्स लॉक ही नहीं, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए भी सेम फीचर अवेलेबल है। यानी कि अगर आपने टॉगल की एक्टिव कर दी तो आप उसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या इसकी डेफिनेशन है? Accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities. When toggle keys is turned on, computer emits sound cues when the toggling the keys. Caps lock, num lock or scroll lock are pressed. Okay. High sound is emitted when the keys are switched on and the low sound is emitted when they are switched off. ठीक है, तो यही आपको बताना था मुझे, आप समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात करें माउस कीज। माउस कीज का यूज हम करते हैं जो माउस को यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो बंदे माउस को यूज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए माउस कीज का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कीबोर्ड को हम माउस की तरह यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड को माउस की तरह यूज, जैसे ये है आपका जो न्यूमेरिक पैड होता है, साइड में न्यूमेरिक पैड होता है, यहाँ पे 0 का बटन है, यहाँ पे 0 का बटन है। इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 1 to 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। इसको हम माउस की तरह यूज कर लेंगे। कैसे? हमने जैसे ही 7 का बटन दबाया तो माउस का जो पॉइंटर है वो इधर की तरफ जाएगा। हम 8 का बटन दबाएंगे तो माउस का पॉइंटर इधर की तरफ जाएगा। कब? जब हम माउस की इसको एक्टिव कर देंगे। हम 6 का बटन दबाएंगे तो ये माउस का जो पॉइंटर है वो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो माउस कीज का यूज हम इस प्रकार से करते हैं। तो accessibility feature that assist people who have difficulty using a mouse. This option uses the keyboard, especially the numeric keypad, as a pointing device instead of a mouse. माउस की जगह हम कीबोर्ड का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल कीज का यूज बताना है। मान लो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो माउस यूज नहीं कर पा रहे, या फिर कीबोर्ड यूज नहीं कर पा रहे, या फिर दोनों को ही यूज नहीं कर पा रहे। उनके लिए सीरियल कीज का ऑप्शन होता है। जब हम इसे एक्टिव कर दें तो हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर लेते हैं माउस और कीबोर्ड की जगह पे। जैसे यूज करते हैं, डेफिनेशन देख लो एक बार प्रॉपर। सीरियल कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस और बोथ। दे कैन यूज स्पेशल डिवाइसेस सच एज सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस। इनका नाम रट लेना, सिप, पफ और ब्रीथ स्विचेस 3 नाम है, ये डिवाइसेस के नाम है, इनको रट लेना, कुछ भी करो याद होनी चाहिए। टू प्रोवाइड इनपुट टू दी कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। तो सीरियल पोर्ट से जो है कनेक्ट हो जाते हैं ये, और इनसे जो है आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हो। ठीक है, मैंने याद करने के लिए, रटने के लिए क्यों बोला? क्योंकि अगर एग्जाम में सीरियल कीज का जो क्वेश्चन आता है, इनको आप लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको नंबर दे ही देगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 3 डिवाइसेस के नाम बताइए जिनको हम सीरियल कीज में यूज करते हैं, तो भी आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर साउंड टैब। तो साउंड टैब के अंदर कौन कौन से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलते हैं? एक है साउंड सेंट्री, एक है शो साउंड। अब साउंड सेंट्री और शो साउंड क्या होता है पढ़ा चुका हूं आपको, तो आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, विच एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर डिस्प्ले टैब। तो डिस्प्ले टैब में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? हाई कॉन्ट्रास्ट और कर्सर ऑप्शंस। चलो देखो, हाई कॉन्ट्रास्ट समझा ही देता हूँ अब आपको, बोलोगे कि प्रमोशन कर रहा है बार। हाई कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि जिसको देखने में प्रॉब्लम है वो अपनी स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट लो और हाई कर सकता है बस। एक वहाँ पे इस टाइप से एक स्लाइडर होता है, ये जो है ना आपको कंट्रोल पैनल में मिलते हैं सारे ऑप्शंस। तो एक यहाँ पे एक स्लाइडर होता है, इसको अगर हम इधर जाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, अगर इसको हम इधर मूव करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो जाएगा। समझ सकते हो मेरी बात को? कर्सर ऑप्शंस में क्या है कि आप कर्सर का साइज घटा बढ़ा सकते हो। कर्सर का ब्लिंकिंग रेट, जो आपका कर्सर है, जब भी आप कुछ टाइप करते हो तो इस टाइप से कर्सर आता है, वो ब्लिंक करता है ना जब भी कुछ हम टाइप करते हैं, तो उसका ब्लिंकिंग का रेट वगैरह आप यहाँ से कर्सर ऑप्शन से चेंज कर सकते हो। अब ये शो साउंड क्या है, साउंड सेंट्री क्या है और शो साउंड, इनको भी बता ही देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। साउंड सेंट्री में क्या होता है कि विजुअल वार्निंग्स दी जाती हैं। ठीक है, विजुअल वार्निंग्स जैसे ब्लिंकिंग टाइटल ब्लिंक करेगा, फ्लैशिंग बॉर्डर फ्लैश करेगा, यानी कि जो वार्निंग वो बोल के देता है कंप्यूटर उसे ही शो करके देगा। शो साउंड में क्या है, जो शो साउंड और साउंड सेंट्री बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस हैं। ठीक है, शो साउंड और साउंड सेंट्री बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस है, इनका जो डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट है। तो एक बार आप वीडियो देख लें, आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या डिफरेंस है इनका, तो इसलिए मैं आपको इस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होती है। देखो भाई, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एक मिनट, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर्स का तो नेटवर्क होता है, समझ में आया। अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये तो हार्डवेयर है ना। इनको भी अगर हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो भी ये नेटवर्क ही बोलेंगे, और इस टाइप के नेटवर्क को हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लैन में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हम कंप्यूटर के पेरिफेरल्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसको भी हम नेटवर्क ही बोलेंगे। तो नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल्स और सैटेलाइट्स, यानी केबल्स या फिर सैटेलाइट्स की मदद से उनको हम कनेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स क्या क्या होते हैं, तो केबल्स और सैटेलाइट्स होते हैं। इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि नेटवर्क के अंदर हम जो है रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क का अगला क्वेश्चन है, उसमें और अच्छे से समझेंगे हम। आगे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, उसमें और अच्छे से समझेंगे कि हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? देखो, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, उसके दो आर्किटेक्चर्स होते हैं। एक तो होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक वो क्लाइंट सर्वर ही है, देख लो, है ना। तो पीयर टू पीयर समझते हैं पहले। पीयर टू पीयर क्या है? आपने कंप्यूटर लिए एक जैसे, मतलब कंप्यूटर ले लिए यार, 4-5 कंप्यूटर ले लिए, दो ही मिनिमम, दो होने चाहिए कंप्यूटर भाई, तभी तो नेटवर्क बनेगा, तभी तो कनेक्ट होंगे। एक कंप्यूटर को उसी के साथ कनेक्ट थोड़ी कर दोगे, दो कंप्यूटर चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए। तो 3 कंप्यूटर ले लिए, मान लिए हमने, तीनों को कनेक्ट कर दिया, सिंपल। तीनों के पास अपना अपना सीपीयू भी है, ठीक है। तो किसी को किसी हार्डवेयर वगैरह की जरूरत नहीं है स्पेशल, तीनों सिंपल हैं, तीनों के पास बराबर बराबर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उनको सिंपल हमने कनेक्ट कर दिया। उसमें हम जो है इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं बस, ठीक है। आप इंटरनेट वगैरह भी शेयर कर सकते हो। इस टाइप के नेटवर्क को हम पीयर टू पीयर बोलते हैं, यानी कि इनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं, कोई गरीब अमीर नहीं है, इनमें सभी बराबर लेवल है सभी का। तो इसे हम पीयर टू पीयर बोलेंगे। डेफिनेशन देख लो, नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कंपिटेंट सीपीयू। इसके अंदर सभी के पास अपना अपना सीपीयू भी होता है। आगे बात करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर्वर आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है? तो क्लाइंट, अरे भाई बैक हो जा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सिंपल है, पीयर टू पीयर के अपोजिट होता है। देखो मैं क्या बोला, पीयर टू पीयर में कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता है। क्लाइंट सर्वर में एक अमीर होता है, बाकी गरीब होते हैं। जैसे ये है आपका सर्वर और ये है बाकी क्लाइंट्स। एक बात बता ना, डाटाबेस वाला चैप्टर पढ़ रखा है आपने? डाटाबेस वाला चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा? अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो और भी अच्छी बात है, पढ़ लेना मुझसे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वन शॉट वीडियो का, उसे देख लेना। नहीं तो आप पार्ट्स में भी देख सकते हो, 5 वीडियोज हैं उसकी छोटी छोटी, उनको देख लेना। मेरा मकसद ये नहीं था प्रमोशन करना कि उस वीडियो को देख लेना, मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को रिलेट करके बताना, इस क्वेश्चन को रिलेट करके बताऊंगा। तो पहले नॉर्मली समझाता हूं आपको। ये एक कंप्यूटर है, इसके पास अपना सीपीयू है। मान लो इनके पास सीपीयू नहीं है। जनरली स्कूल्स के कंप्यूटर लैब्स में ऐसा ही होता है कि एक कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है और बाकी 5-6 कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनके पास सीपीयू नहीं होता है। जैसे स्कूल से मैंने 10th क्लास की थी, उसमें भी ऐसा ही था। तो वो जो है ना, अपना जो सीपीयू है उसकी सर्विसेज बाकी कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक कंप्यूटर है, उसके पास कुछ ना कुछ एडिशनल, कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे ही होंगे, वो बाकी कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि एक कंप्यूटर इसके पास सीपीयू है, बाकी कंप्यूटर्स के पास सीपीयू नहीं है, तो एक सीपीयू की सर्विसेज बाकी कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करेगा। ये इसका सीपीयू ये भी यूज करेगा, इसका सीपीयू ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो हमने एक नेटवर्क बना दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, क्या बोलने वाला था, हाँ, ये क्या कर रहा है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो बड़ा वाला कंप्यूटर है ना, जिसके पास सीपीयू है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे सर्वर। क्या बोलेंगे? सर्वर। और ये जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं, क्या ले कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इसके क्लाइंट हो गए। तो इसको बोलते हैं हम, इनको हम बोलेंगे क्लाइंट्स। तो इसका नाम हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अच्छा,
अब मैं पूछ रहा था डाटाबेस वाला चैप्टर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसका यूज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डाटाबेस सर्वर्स, डाटाबेस सर्वर्स नाम से आपने कुछ ना कुछ वहां पे पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो अब, ठीक है। तो डाटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस सर्वर्स जो है मैंने बताया था आपको कि डाटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स विच एक्चुअली होल्ड द डाटाबेस एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जो केवल डाटाबेस का ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे कंप्यूटर्स जो केवल डाटाबेस ही चलाते हैं अपने अंदर, मतलब वो सर्वर है डाटाबेस के, डाटाबेस सर्वर उनका नाम ही है। और हमारे जो कंप्यूटर हैं जिन पे हम ओपन ऑफिस बेस वगैरह चला के अपना जो है डाटाबेस चला रहे हैं, हम जो है क्लाइंट हैं, क्योंकि हम उनकी सर्विसेज को ले रहे हैं, ठीक है। आज लाइट थोड़ी कम है इसलिए मैं गोरा गोरा दिखाई नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा काला दिखाई दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर्वर और क्लाइंट्स का सिस्टम आपकी समझ में आ गया होगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसे। तो networks in which certain computers have a special dedicated task providing services to other computers in the network are called client server networks. The computers which provide services are called servers and the ones that use the services are called clients. तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको सर्वर बोलते हैं, जो सर्विसेज लेते हैं उनको क्लाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का हम यूज करते हैं, लैन का यूज कब करते हैं, जब हमें स्मॉल एरिया में नेटवर्क बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमें जो है अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को कनेक्ट करना है, प्रिंटर को, स्कैनर को, स्पीकर को, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम छोटा सा नेटवर्क बना देंगे, बस वायर से कनेक्ट कर देंगे या फिर वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। वायरलेस आते हैं ना, प्रिंटर माउस वगैरह सभी आते हैं वायरलेस। तो एक छोटा सा नेटवर्क बन गया, तो इसी को हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर हम छोटे तौर पे 2-3 कंप्यूटर्स को आप एक छोटी सी बिल्डिंग में, एक हॉस्पिटल में, एक स्कूल में छोटा नेटवर्क बना सकते हैं, उसे भी हम लैन ही बोलेंगे। जरूरी नहीं है केवल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, इसका यूज हम कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करता है, जैसे होम, घर पे, स्कूल में, कंप्यूटर लेबोरेटरी में, और बिल्डिंग में, और सॉरी ऑफिस बिल्डिंग में, और क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि 2-3 बिल्डिंग है पास पास, उनमें एक लेन बना दिया। यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑफर हाई स्पीड, तो वेरी हाई स्पीड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आर यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स यानी कि वही डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ठीक है। आगे बात करेंगे एक्सप्लेन वैन। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क होती है वैन की फुल फॉर्म, इसे समझते हैं विच कवर्स ब्रॉड एरिया, ये बड़े एरिया को कवर करता है। अब कुछ बोल लेंगे कि भाई मैन पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये अब जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो है आपके सिलेबस में अभी नहीं है, जब होगा तो पढ़ा देंगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है, जो क्या करता है, वो कवर करता है ब्रॉड एरिया को, जैसे कि अन्य नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज तक को भी ये कनेक्ट करता है। बाउंड्रीज को कनेक्ट नहीं करता है, बाउंड्रीज के अक्रॉस ये नेटवर्क फैला हुआ होता है। इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन, वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस से फैला हुआ है। अमेरिका में भी इंटरनेट चलता है, इंडिया में भी इंटरनेट चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंटरनेट चलता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है एंड इज यूज्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कस्टमर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एंड मेनी अदर्स एंड एजुकेटर्स एंड द स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है शॉर्ट नोट और इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, नेटवर्कों का भी एक नेटवर्क है, जिसके अंदर क्या होता है, डाटा की जो है डाटा रिसोर्सेस वगैरह की शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं हम। इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, आप ले रहे हो एजुकेशन, ये सभी पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ग्लोबल सिस्टम है इंटरनेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सूट्स बिलियंस इंटरनेट। ये जो है ना इंटरनेट, वो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का यूज करता है, जिसकी मदद से वो बिलियंस ऑफ यूजर्स को वर्ल्ड वाइड सर्व कर रहा है, यानी कि इंटरनेट के बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, नेटवर्क का भी नेटवर्क है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस नेटवर्क जो है कनेक्टेड हैं। उसके बाद इंटरनेट का यूज लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे हम अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट बनाए जा सकते हैं, उसके अलावा रिलेटिव्स के साथ भी कांटेक्ट बनाए जा सकते हैं, उसके अलावा
मतलब जो हमारे दोस्त और रिश्तेदार डिफरेंट लोकेशंस पे हैं उनके साथ हम कॉन्टैक्ट बनाए जा सकते हैं यूजिंग चैटिंग वगैरह ईमेल सॉफ्टवेयर। इंटरनेट इज ऑल्सो बिकमिंग मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए ये मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। उसके अलावा वही वाला पॉइंट, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं इंटरनेट पे, पढ़ने वाले पढ़ते हैं इंटरनेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे शॉर्ट नोट लिखना है, इसको हम www भी बोलते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, ये लिख देना www भी बोलते हैं इसे, पॉइंट्स बढ़ाने हैं हमें। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। अब ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है वन शॉट वीडियो में भी, लेकिन फिर भी बता दूं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनमें हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे मान लो आपने कुछ सर्च किया आपने, तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए। जैसे आपने लिखा क्या लिखा हमने, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10th, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई डाउनलोड दिस बुक, तो बहुत सारे लिंक्स आ गए। लिंक नहीं है वहां पे, बस लिखा हुआ है कि डाउनलोड दिस बुक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये जो है ना हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने ही पेजेस होते हैं, एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू द वेब पेजेस, वेब ब्राउजर की मदद से आप वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया। वेब पेजेस के अंदर टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होती हैं, अदर मल्टीमीडिया भी होता है, और इनके बीच में हम हाइपर लिंक्स की मदद से नेविगेट करते हैं। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं कि एक ऐसा टेक्स्ट या फिर इमेज होता है जिस पे हम क्लिक करके किसी दूसरे टेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोट्स, मैंने लिखा क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोट्स, तो यहाँ पे कहीं भी लिंक नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, लेकिन इसके अंदर एक लिंक छिपा हुआ है, क्लिक हेयर के अंदर एक लिंक छिपा हुआ है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा, तो इसको मैं हाइपर लिंक बोलता हूँ, छुपा हुआ लिंक जो होता है ना। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो कुछ एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए। जैसे कि पहला एडवांटेज जो है वो है डाटा शेयरिंग, डाटा को शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो, फाइल्स को शेयर कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस को शेयर कर सकते हो, और नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। इनको डिटेल में बात करेंगे हम। डाटा शेयरिंग का क्या है कि आप अपना कोई भी डाटा जो है अपने कंप्यूटर में, उसे दूसरे कंप्यूटर पे शेयर कर सकते हो। हार्डवेयर शेयरिंग यानी कि आपको एक मान लो आपके पास 50 कंप्यूटर है, तो 50 कंप्यूटर के लिए अच्छा हार्डवेयर वाला बता दिया मैंने, हार्डवेयर वाला ही तो बता रहा हूँ। 50 कंप्यूटर आपके पास है, तो आपको 50 कंप्यूटर्स के लिए 50 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रिंटर से 50 कंप्यूटर्स का काम चला सकते हो। एक नहीं तो दो तीन प्रिंटर खरीद लो, 50 कंप्यूटर्स का काम चल जाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क के अंदर है। तो हार्डवेयर की शेयरिंग हो सकती है नेटवर्क के अंदर। फाइल शेयरिंग वही है, डाटा शेयरिंग के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई भी फाइल आप शेयर कर सकते हो। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब है कि आप जो है इंटरनेट को शेयर कर सकते हो। 50 कंप्यूटर्स के लिए आपको 50 इंटरनेट पैक नहीं लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा वैसे देने की जरूरत नहीं है। एक ही इंटरनेट पैक परचेज कीजिए और उससे ही आप शेयर कर दीजिए सभी कंप्यूटर्स में। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। अब बताओ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस जैसे, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं इंटरनेट का, नेटवर्क का एग्जांपल, पहले मैं नेटवर्क का एग्जांपल देता हूं इंटरनेट। तो इंटरनेट पे बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और देख लो प्ले स्टोर, यूट्यूब, ये सब नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस ही तो है। नेटवर्क क्या है, इंटरनेट, और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस का नाम लिख दो यहाँ पे। तो नेटवर्क की मदद से हम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आईएसपी। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी। एग्जांपल बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, ये सब। is an organization which provides you with access to the internet via dial-up or dial-up using modem or direct hardwired और वायरलेस कनेक्शन। तो वायर्ड या फिर वायरलेस कनेक्शन ये हमें प्रोवाइड करता है। अबे डायल-अप क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, इसके भी आगे क्वेश्चन हम बात करेंगे आगे। एक्सप्लेन द नीड ऑफ द मॉडेम। आगे मॉडेम क्या होता है, MODEM, इसकी फुल फॉर्म देख लो पहले। इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका यूज क्या है, आप फोन में बात कर रहे हो, आप जो बोलते हो वो एनालॉग सिग्नल्स निकलते हैं, जो आप बोलते हो वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। आपका जो फोन है उसके अंदर एक मॉडेम फिट है। मैं यहाँ पे जनरली टेलीफोन की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे आगे यूज आने वाला टेलीफोन का। तो आप टेलीफोन पे
मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, टेलीफोन है आपके पास, उससे बात कर रहे हो, टेलीफोन के अंदर एक मॉडेम फिट होता है। आप बोलोगे एनालॉग सिग्नल्स, टेलीफोन के अंदर जाएंगे वो, टेलीफोन के अंदर जो है एक मॉडेम फिट है, ठीक है। वो मॉडेम क्या करेगा, उन एनालॉग सिग्नल्स को, एक मिनट, अंडू कैसे करेंगे इसमें, बैक कैसे होगा, कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हम इरेजर चूज करेंगे और ये ऐसे हमने मिटा दिया। तो आपके टेलीफोन के अंदर मॉडेम है, वो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या हुआ, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अब उस दोस्त के फोन में टेलीफोन है ना, डिजिटल सिग्नल्स टेलीफोन के वायर्स की मदद से वहां तक जाएंगे, आपके दोस्त के पास तक, डिजिटल सिग्नल्स आपके पास से आपके दोस्त के पास तक डिजिटल सिग्नल्स पहुंच गए, ठीक है। डिजिटल सिग्नल आपके दोस्त के पास पहुंच गया। अब आपका दोस्त है, वो बात कर रहा है फोन पे, वो डिजिटल सिग्नल तो सुनेगा नहीं, उसके टेलीफोन में एक और मॉडेम फिट है जो क्या करेगा, उसके टेलीफोन में भी मॉडेम फिट है, तो मॉडेम क्या करेगा, उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके उसे सुना देगा, एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब आपका दोस्त फिर से कुछ बोलेगा, वही मॉडेम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके पास से आपके पास बात आएगी और आपका जो मॉडेम है ना, वही मॉडेम डिजिटल से फिर से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वही मॉडेम एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है आपकी कन्वर्जेशन के लिए। इंटरनेट एक्सेस में भी मॉडेम का यूज होता है। तो समझते हैं, मॉडेम is a device that converts digital signals into a form analog signals that can travel over telephone lines. It also reconverts the analog signals back to digital signals. The word modem is derived from its function modulator demodulator. ठीक है, पूरा बता दिया था मैंने आपको। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ द वायर्ड कनेक्टिविटी एंड एक्सप्लेन देम। तो वायर्ड कनेक्टिविटी के 3 एग्जांपल बताने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। वायर्ड कनेक्टिविटी का मतलब है हम इंटरनेट एक्सेस ले रहे हैं यूजिंग वायर्स, वायरलेसली अभी हम यूज करते हैं, आपको बताया 4G 5G जो भी है। 5G तो अभी आने वाला है, हो सकता है आप 1-2 साल बाद वीडियो देख रहे हो तो 5G आ भी गया हो, ठीक है। तो वायर्ड कनेक्टिविटी क्या होती है, जिसमें वायर्स की मदद से टेलीफोन के भी वायर्स का यूज होता है यहाँ पे। जैसे टेलीफोन की पुरानी लाइंस हैं, तो उन्हीं वायर्स की मदद से हमने जो है इंटरनेट का शेयरिंग कर लिया। तो वायर्ड कनेक्टिविटी यानी कि वायर्स की मदद से मैंने इंटरनेट को प्रोवाइड किया। उनको 3 एग्जांपल देने और एक्सप्लेन करना है उनको। तो भाई पहला एग्जांपल देखो, डायल अप। डायल अप क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस। डायल अप, एक मिनट, सिली मिस्टेक इन टाइपिंग, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी करा देता हूं इसे। डायल अप इंटरनेट एक्सेस, इसको अभी हम करेक्ट कर देते हैं। हो गया ना भाई, डायल अप इंटरनेट एक्सेस। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ internet access that uses the facilities of the public switched telephone networks to establish a connection internet service provider via telephone lines and using the modem। सीधी सी बात है, जो टेलीफोन की पुरानी लाइन थी उनकी मदद से जो है हम इंटरनेट एक्सेस का शेयरिंग कर लेते हैं। ISP से कांटेक्ट करो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा आपके लोकेलिटी में, वो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा यूजिंग ओल्ड टेलीफोन लाइंस, और उसके लिए आपको एक मॉडेम की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको एक मॉडेम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि टेलीफोन नेटवर्क पे ही जो है क्या होता है, सिग्नल्स डिलीवर होते हैं इंटरनेट के वाया टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। जो पुरानी लाइन है उन्हीं पे होता है, बस DSL और डायल अप दोनों ही टेलीफोन पे ही होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे केबल इंटरनेट एक्सेस, इसमें जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस बोलते हैं इसे। ये एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस की फॉर्म है जिसमें हम टीवी वाली लाइंस का यूज करते हैं। केबल टीवी होती थी ना पहले, अभी भी होती है कुछ घरों में। केबल टीवी जो होती है, केबल टीवी, उसकी पुरानी जो लाइंस हैं जिनका यूज अभी नहीं हो रहा है, उनकी मदद से हम इंटरनेट के एक्सेस की शेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस कनेक्टिविटी के 3 एग्जाम्पल देने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी में क्या है, 3G हो गया, हमारे यहाँ 3G है सिलेबस में, अभी 4G जब आएगा तो 4G भी बढ़ा देंगे, लेकिन अभी हमें 3G ही पढ़ना है। 3G है और एक है आपका वाईफाई है और एक है आपका वाई मैक्स। तो वाईफाई, वाई मैक्स और 3G 3 एग्जाम्पल हैं।
एग्जाम्पल्स को याद कर लो, आएगा ये क्वेश्चन, 95% चांसेस है इसके आने के। 3G की फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन। यहाँ पे जो है मोबाइल डिवाइसेस में इसका यूज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये इंटरनेट की। वाईमैक्स में की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये जो है वायरलेस कम्युनिकेशन का टाइप है। इसमें जो है बड़े बड़े सिटीज को ये कनेक्ट करता है, बड़े बड़े कंट्रीज को कनेक्ट करता है। यानी कि वाईफाई तो छोटी रेंज के लिए होता है, वाईमैक्स बहुत बड़ी रेंजेस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इंटरनेट एक्सेस का शेयरिंग किया जाता है और वैरायटी ऑफ डिवाइसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे आया वाईफाई, शॉर्ट रेंज के लिए हो सकता है। इसमें जो है हम अपने डाटा का शेयरिंग कर सकते हैं। मान लो मेरे मोबाइल में हम हॉटस्पॉट ऑन करके अपने लैपटॉप में भी उसी इंटरनेट से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ डाटा इसमें अलाउ होता है। पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स टू एक्सचेंज द डाटा वायरलेसली ओवर नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ इज डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इंटरनेट पे डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, समझते हैं। इंटरनेट पे जो डाटा है उसे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। पैकेट्स सबसे पहले जो है, जैसे ही आप कोई भी फाइल भेज रहे हो इंटरनेट पे, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए जाएंगे। अब उस पैकेट्स में जो है हर एक पैकेट, समझो मेरी बात को, क्या होगा, पैकेट्स की फॉर्म में कोई भी फाइल जाएगी। अब पैकेट्स जो है ना, छोटे छोटे पैकेट्स आपने फाइल के बना दिए, आप नहीं बनाओगे, वो इंटरनेट पे अपने आप ही बन जाएंगे। अब क्या होगा, एक एक पैकेट जो है जाएगा और हर एक पैकेट का एक जो है फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम में जो है पैकेट चला जाएगा। अब मान लो कि आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो बढ़ गई या फिर कोई और रीजन हो गया जिसके कारण वो पैकेट जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पैकेट जो है अपने फिक्स टाइम में नहीं जा पाया, जो उसका सुनिश्चित समय था उसमें वो पैकेट गंतव्य तक गंतव्य स्टेशन तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या होगा, वो पैकेट जो कैंसिल हो जाएगा, अगला पैकेट जाएगा, फिर उसके बाद अगला पैकेट जाएगा। मान लो अगला पैकेट जो जा रहा था उसमें उसे ज़्यादा टाइम लग गया, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर वो अगला पैकेट जाएगा। जब सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे तो जो फेल हो गए थे जाने, वो फिर से जाएंगे। वो जब चले जाएंगे उसके बाद, अब देखो, पहले इस पैकेट को जाना था पहले, उसके बाद ऐसे जाना था, उसके बाद ऐसे जाना था, तो बीच में मान लो ये वाला फेल हो गया तो इसके बाद सीधा ये चला गया। तो जब सारे के सारे पहुंच जाएंगे ना, तो पहले तो जो रह गए थे उनको भेजा जाएगा, उसके बाद इन सभी को रीअसेंबल किया जाएगा। जिसको पहले आना था उसको पहले रखा जाएगा, जिसको बाद में आना था उसे बाद में रखा जाएगा। इस टाइप से उसे रीअसेंबल किया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी फाइल जो है वहां पे कंप्लीटली पहुंच जाएगी। ये पूरा का पूरा काम जो है सेकेंडों में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो एक बार पढ़ लो इनको। कंप्यूटर से कंप्यूटर हर एक पैकेट जाता है जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। हर एक कंप्यूटर का एक वे होता है कि कहाँ से कहाँ तक पैकेट को भेजना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर। ठीक है, हर एक पैकेट का सेम रूट नहीं होता है, लेकिन डेस्टिनेशन सभी पैकेट्स का सेम होता है। डेस्टिनेशन पे जो है पैकेट्स को चेक किया जाता है। अगर कोई पैकेट नहीं आया है तो एक मैसेज भेजा जाता है कि भाई उस पैकेट को भेजो, फिर वो पैकेट भेज दिया जाता है। उसके बाद सारे के सारे पैकेट्स को रीअसेंबल किया जाता है और ये पूरा का पूरा काम सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? तो भाई इंटरनेट पे जो हम मैसेजिंग करते हैं टेक्स्ट बेस्ड, इंटरनेट पे टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग जो हम करते हैं उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे हम चैटिंग करते हैं उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग ही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम टेक्स्ट की फॉर्म में ही बातें करते हैं। कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, यानी कि आपने तुरंत भेजा, उसने तुरंत देख लिया, उससे तुरंत रिप्लाई भी कर दिया, आपने उसका रिप्लाई भी पढ़ लिया, फिर आपने अगला मैसेज भेज दिया। तो इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन हो रहा है टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस का। टेक्स्ट यानी कि हम लिख के भेज रहे हैं ना। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग फाइल ट्रांसफर, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा। यानी कि जो ज़्यादा इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एडिशनल फीचर्स ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफर। व्हाट्सएप पे आप जो है डॉक्यूमेंट वगैरह, फाइल वगैरह शेयर कर सकते हो, वीडियो ऑडियो भेज सकते हो, ऑडियो चैट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, यानी कि 2-3 बंदे ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं ना व्हाट्सएप पे। शेयरिंग डेस्कटॉप, ये जो है आपके गूगल मीट वगैरह पे भी अवेलेबल है, गूगल मीट पे शेयरिंग डेस्कटॉप है ना, ये सब। आगे बात करेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग के फीचर्स आपको बताने हैं अगले क्वेश्चन में। तो फीचर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फीचर्स क्या है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए? ध्यान से सुनना, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आपको सेम सॉफ्टवेयर पे होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मैसेज कर रहे हो और उसका ट्विटर पे उसके पास सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ट्विटर पे मैसेज कर रहे हो तो ट्विटर पे भी होना चाहिए। ट्विटर पे मैसेज का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि नहीं होता है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो होता है। ट्विटर मैं यूज नहीं करता तो मुझे नहीं पता है, आप बताना।
कमेंट करके मत बताओ, वैसे ही बता दो मन में ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप इस सॉफ्टवेयर से भेज रहे हो और दूसरे पे पहुंच जाए। हालांकि इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक हो गया है कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजोगे तो फेसबुक पे पहुंच जाएगा, लेकिन इतने डीप में नहीं जाना है भाई, इतने डीप में नहीं जाना है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केसेस की। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक का मतलब मालिक एक ही है, तो वो तो कर सकता है। तो सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे आपको होना चाहिए मैसेज करने के लिए। उसके बाद जो है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आपका एक अकाउंट होना चाहिए, बनाना होना चाहिए इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स डिफर इन फॉर्मेट्स। सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सच एज याहू मैसेंजर, विंडोज लाइव मैसेंजर यूज ईमेल एड्रेस। यहाँ पे थोड़ी सी फिर से मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। मैंने फोर्थ पॉइंट जबरदस्ती बना दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ईमेल एड्रेस की मदद से आपका साइन अप करवाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल नंबर की मदद से आपका साइन अप करवाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड नेम्स की मदद से आपका साइन अप करवाते हैं, जैसे कि स्काइप, जैसे कि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपको ईमेल एड्रेस वगैरह की जरूरत नहीं है, शायद होती है इंस्टाग्राम पे ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, लेकिन आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है कि वही आपका यूजर नेम है, उसी से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ईमेल एड्रेस का भी यूज करते हैं, जैसे कि याहू मैसेंजर। आगे बात करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं वेब बेस्ड। इंस्टेंट मैसेजिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वेब बेस्ड और एक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड में क्या अंतर है? वेब बेस्ड यानी कि उसकी वेबसाइट पे आप जाके इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड में जो है आपको उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जो है आपको ऐप डाउनलोड ही करना पड़ेगा। फेसबुक का वेब वर्जन भी होता है, facebook.com पे जाके आप उसका यूज कर सकते हो। तो वेब बेस्ड में हम बात करें तो फेसबुक का हम यूज कर सकते हैं वेब बेस्ड में भी और एप्लीकेशन बेस्ड में भी। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन बेस्ड में क्या होता है? डाउनलोड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लो, गूगल टॉक, एक मिनट, एग्जाम्पल गूगल टॉक, याहू मैसेंजर और स्काइप। आगे बात करेंगे वेब बेस्ड की। तो वेब बेस्ड में क्या होता है कि डाउनलोड करना पड़ता है और आप जो है वेब ब्राउजर में, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह में आप जाके उनकी वेबसाइट पे और यूज कर सकते हो। मीबो, याहू मैसेंजर फॉर द वेब। याहू मैसेंजर एप्लीकेशन बेस्ड भी होता है, वेब बेस्ड भी होता है। और एमएसएन वेब मैसेंजर और आईएमओ, यानी कि इमो भी हम इसे बोलते हैं, आईएमओ का भी यूज हम वेब बेस्ड में कर सकते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड में तो करते ही है। गूगल टॉक पे एक शॉर्ट नोट लिखो, गूगल टॉक पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। गूगल टॉक क्या है? एक इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, जहाँ पे आप टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हो। ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और एक और चीज़ बता दूँ, इसका नाम अब हैंग आउट्स हो गया है। इसको मत लिखना पेपर में, इसको मत लिखना, इसका ही नाम अब हैंग आउट्स हो गया है। ये चेंज हो गया है, गूगल टॉक अब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हैंग आउट्स इसका नाम हो चुका है। लेकिन हमारे सिलेबस में दे रखा है अभी भी, तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो आप पेपर में हैंग आउट्स का कोई भी जिक्र नहीं करोगे, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है बस। तो गूगल टॉक का हम यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह भी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसका, और जो गूगल टॉक है वो फ्रीली अवेलेबल है, एप्लीकेशन बेस्ड भी और वेब बेस्ड भी, ठीक है। जीमेल मेल बॉक्स की भी आप जो है मैसेजेस को वहाँ से देख सकते हो गूगल टॉक से। आगे बात करेंगे, अगर आपको गूगल टॉक पे चैटिंग करनी है तो स्टेप्स बताइए चैटिंग करने के। तो कुछ भी नहीं करना, अगर आपका फ्रेंड ऑनलाइन है तो उसके सामने ग्रीन डॉट आ जाएगी, ग्रीन डॉट का मतलब है वो ऑनलाइन है। उसके बाद आप जो है उसके नाम पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे कि मान लो ये आपकी गूगल टॉक है, यहाँ पे आपके फ्रेंड का नाम लिखा है, उसके सामने ग्रीन डॉट आ रही है, तो आप जैसे ही इसके नाम पे क्लिक करोगे ना, कोने में एक अलग से पॉपअप मेन्यू खुल जाएगी, कोने में एक अलग से पॉपअप खुल जाएगी, पॉपअप, ठीक है, पॉपअप विंडो खुल जाएगी अलग से। यहाँ पे क्या है, आपके फ्रेंड की अलग से चैटिंग खुल जाएगी, उसका नाम यहाँ पे लिख रहा होगा रामलाल। फिर यहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हो उसे आराम से, और मैसेज भेजोगे और उसके और आपके मैसेजेस यहाँ पे इस तरह से आते रहेंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? विंडो विल पॉप अप, यू कैन टाइप दी टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करो, मैसेज जाते रहेंगे और वो मैसेज देखता रहेगा, आपके मैसेज पे रिस्पॉन्ड करता रहेगा, आप दोनों आपस में बात करते रहेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो, बात मत करो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रूल बताइए और रूल एंड एटिक्वेट्स फॉर दी चैटिंग ऑन दी इंटरनेट। तो इंस्टेंट मैसेजिंग की चैटिंग के लिए जो कुछ रूल्स होते हैं या फिर कुछ चीज़ें आपको जिन पे ध्यान देना चाहिए। मैसेज जो है आपके शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होने चाहिए, छोटे छोटे मैसेजेस लिखो। दूसरी बात, पहले बंदे से पूछो कि आपके पास टाइम है बात करने के लिए कि नहीं है, ऐसा नहीं फालतू बात करने लग जाओ। तीसरा है कि
बंदे को टाइम दो रेस्पॉन्ड करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप मैसेज करे जा रहे हो वो बेचारा धीरे धीरे टाइपिंग कर रहा है, आप मैसेज करे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा, वेर एवर पॉसिबल गिव द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर अनडिवाइडेड अटेंशन। उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दो, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई कर रहा है और इतने ही आप दूसरे बंदे से भी बात कर रहे हो। आप कुछ लोग होते हैं ना, 3-4 लोगों से एक साथ बात करते हैं व्हाट्सएप पे, उससे ही बात कर रहे हैं, बैक करके उस पर रिप्लाई किया, बैक करके फिर उस पर रिप्लाई किया, फिर जो अभी टाइपिंग कर रहा है उसका इंतजार किया क्या कर रहा है वो। तो वैसे अनडिवाइडेड अटेंशन दो, एक ही बंदे से बात करो एक टाइम पे, है ना। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्ली एंड एन इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्जेशन। IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग। तो प्रॉपर्ली एंड करो कन्वर्जेशन को, यानी कि बाय करके ही एंड करो। ऐसा नहीं है कि बीच में ही इंटरनेट बंद किया भाग गए, ऐसा भी होता है ना। तो हाउ कैन वी चैट ऑन जीमेल। जीमेल पे हम कैसे चैटिंग कर सकते हैं, मैंने अभी तो बताया था यार। अच्छा, वो मैंने गूगल टॉक का बताया था, आप जीमेल की बात कर रहे हैं। जीमेल में चैटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, साइन इन करो, कॉन्टैक्ट विंडो साइड में आ जाएगी, लेफ्ट या फिर राइट में कॉन्टैक्ट्स की विंडो आ जाती है एक। जीमेल जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है एक कॉन्टैक्ट्स की विंडो आती है ना। तो वहाँ पे आप क्लिक करके जो है वही गूगल टॉक की तरह फिर से एक पॉपअप खुल जाएगी, पॉपअप। तो वहाँ पे जो है आप टाइपिंग करो, एंटर मारो, मैसेज भेजो, बस। हम याहू पे कैसे चैट करते हैं, याहू का भी सेम प्रोसीजर ही होता है ऑलमोस्ट। याहू पे चैटिंग करने के लिए एक याहू मेल का अकाउंट होना जरूरी है, सीधी सी बात है। जीमेल पे चैट करने के लिए जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है। अकाउंट अगर नहीं है तो आप जो है वहाँ पे जो है वेबसाइट पे याहू मेल का अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप अकाउंट बना लोगे, खोल लोगे उसे, तो आपको एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिखेगी, अगर ऑनलाइन है तो उससे बात करो, और वही है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि याहू मेल पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके उसे इनवाइट भी कर सकते हो कि भाई आजा याहू मेल को डाउनलोड कर, और वहाँ से जो है बातें कर सकते हो। व्हाट इज अ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग कुछ भी नहीं है, एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों टाइप्स के यूजर्स यूज़ करते हैं। नॉन टेक्निकल यूजर्स यानी कि हम जैसे, आप जैसे लोग। टेक्निकल यूजर्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम करते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है। तो ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है, तो यहाँ पे जो है इसका हम यूज़ करते हैं क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। हम पर्सनल वेब पेजेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ब्लॉग का एक एग्जाम्पल है प्रतीक कुमार क्लासेस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। प्रतीक कुमार क्लासेस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ठीक है, ये एक ब्लॉग का एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह होते हैं और सिंपल टू यूज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जो कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं हमको, उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsum.com। अब कुछ लोग बोलेंगे wordpress.com पे कैसे ब्लॉग का अकाउंट बनाते हैं, उसके स्टेप्स करा दूँ। एग्जाम में नहीं आएगा, अभी बता रहा हूँ। एग्जाम में नहीं आएगा राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अकाउंट यूजिंग वर्डप्रेस। आ सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स दैट, मतलब आएगा राइट सम एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स विच प्रोवाइड फ्री ब्लॉग सर्विसेज, तो लिख देना वर्डप्रेस, ब्लॉगर, blog.com, weebly.com, blogsum.com, ये 5 एग्जांपल लिख देना। आगे है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग का यूज क्या है। तो ब्लॉग का यूज कुछ भी नहीं है, कन्वे मैसेजेस अबाउट द इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज, रिव्यूज। तो इन सब के लिए हम जो है ब्लॉग का यूज कर सकते हैं। कोई मैसेज कन्वे करना हो, अनाउंसमेंट करनी हो, ये सब। ब्लॉग को कैसे क्रिएट और मैनेज करते हैं। सीधी सी बात है, ब्लॉग के लिए कोई ना कोई वेबसाइट लो जिसपे हम जो है ब्लॉग को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक वेब ब्राउजर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट जैसे कि वर्डप्रेस, ब्लॉग स्पॉट, इन सभी वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट नहीं, blogger.com होता है वो। अगर आपको ब्लॉग बनानी है तो blogger.com पे जा सकते हो, लेकिन आपकी जो ब्लॉग होगी उसका जो एड्रेस होगा उसके लास्ट में blogspot.com ही आएगा, अगर आप blogger.com से बनाते हो तो, है ना। ये तो फालतू की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे चाहो, उसके लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और आपको कंप्यूटर चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए, उसकी मदद से आप जो जा सकते हो। हम जो है ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स क्या होते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर होता है। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स या फिर ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम ऑफलाइन मोड में ब्लॉग की जो है पोस्ट, ब्लॉग तो हमें ऑनलाइन ही बनाना पड़ेगा अकाउंट तो, लेकिन जब ब्लॉग बन चुकी है तो हम उसके लिए पोस्ट जो बनाते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन पोस्ट क्रिएट कर दो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स की मदद से, फिर जो है जब भी इंटरनेट कनेक्शन आपके पास फिर से अवेलेबल होगा तब वो जो है पोस्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। और एग्जांपल देख लो, फ्री ब्लॉग सर्विसेज इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट अ पोस्ट इन अ ब्लॉग। ब्लॉग में पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल सी स्टेप्स हैं।
देखो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू पोस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, टाइटल डाल दो, उसका कंटेंट डाल दो जो भी आपको डालना है। उसके बाद जब टाइपिंग कर दो आप पूरी, तो आपको पब्लिश दी पोस्ट, पब्लिश पे क्लिक कर दो। पब्लिश पे क्लिक करके आप जो है पब्लिश कर सकते हो अपनी पोस्ट को। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाउ कैन वी कमेंट ऑन अ पोस्ट इन अ ब्लॉग। तो हमें कोई भी पोस्ट पड़ी हुई है किसी, मतलब कोई दूसरा बंदा है, जैसे मैंने अपनी ब्लॉग बना रखी है, तो आप उस पर कमेंट कैसे करोगे। जैसे मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट करते हो ना, ऐसे ही आप कैसे कमेंट करोगे। सिंपल सा, जैसे वीडियोस में कमेंट करते हो वैसे ब्लॉग पे करते हैं कमेंट। कुछ भी नहीं है, ब्लॉग की पोस्ट मिल जाएगी आपको, उसके नीचे कमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहां से कमेंट कर सकते हो। अरे इतना बड़ा आंसर, अरे कुछ नहीं है, देखो यू कैन कमेंट ऑन पोस्ट पब्लिश्ड बाय द अदर्स, जो दूसरे बंदे पोस्ट कर रहे हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, एंड ऑफ द पोस्ट, पोस्ट के एंड में, यानी कि नीचे अवेलेबल होता है। वहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एंटर योर कमेंट हियर, वहां पे आप जो है डाल सकते हो। इतना नहीं लिखना एंटर योर कमेंट हियर होता है, कुछ नहीं लिखना अगर क्वेश्चन आता है। हालांकि स्टेप्स वाले क्वेश्चन आने के कम चांसेस होते हैं पेपर में, लेकिन बता रहा हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो बस आपको इतना लिखना है कि अवेलेबल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोस्ट, ये नहीं लिखना इन द एंटर योर कमेंट आएगा, उसमें लिखना इन द कमेंट बॉक्स टाइप द कमेंट एंड एंटर द ईमेल, एंटर योर नेम, देन क्लिक पोस्ट कमेंट। ठीक है, उसके बाद मतलब पोस्ट करने से पहले आपको कंटेंट भी तो डालना होगा कमेंट में, मतलब कमेंट कुछ ना कुछ तो लिखोगे, अपना ईमेल डालना होगा आपको, अपना नेम डालना होगा, उसके बाद अपनी कमेंट डालो, उसके बाद पोस्ट पे क्लिक कर दो, जो है आपकी जो कमेंट है वो पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पर्पस ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। अभी बताया था आपको कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स का यूज कर सकते हो। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स में आप ब्लॉग के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर से अवेलेबल होगी तो वो ब्लॉग की जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लॉग है उस पर अपलोड हो जाएगी। एक बार वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लो, पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स के नाम लिखने हैं आपको। कुमाना, विंडोज लाइव एडिटर, ब्लॉग डेस्क, एक्ट 2 और मार्स एडिट। कुमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम याद होना चाहिए आपको, 3 तो याद होनी चाहिए मिनिमम, 3 नाम तो आपको याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुमाना है, इसका ही प्रैक्टिकल हमारी बुक में दे रखा था। ठीक है, तो ये 3 हमारी बुक में दे रखे थे और ये 2 जो है मैं इंटरनेट से उठा के लाया हूँ नाम। ठीक है, ये जो है ना ये मैक के लिए, एक्टो जो है वो मैक बुक के लिए होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कुमाना को लॉन्च करने की स्टेप्स। कुछ भी नहीं है, स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम से स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करो, कुमाना पे क्लिक करो, फिर से कुमाना पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको अकाउंट नहीं बनाना होता है, पहले से ही आपके पास ब्लॉग अकाउंट होना चाहिए यूज़ करने के लिए। वहाँ पे अपना ब्लॉग का एड्रेस डालो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, लॉगिन विंडो आएगी, आप लॉगिन कर दो। ठीक है, फिर आपको ब्लॉग का एड्रेस गिव द ब्लॉग एड्रेस इन द वेब एड्रेस फील्ड, फिर से ब्लॉग का एड्रेस डाल दो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो अपने ब्लॉग अकाउंट का और फिनिश पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो है कुमाना लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुमाना में पोस्ट क्रिएट करनी है तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सेम स्टेप्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। आपको क्या है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, टाइटल फील्ड में टाइटल डालना है, कंटेंट डालना है, उसके बाद पब्लिश पोस्ट पे क्लिक कर देना है। आप पब्लिश पोस्ट पे क्लिक करोगे वो जो है पब्लिश नहीं होगी। जैसे ही आप पब्लिश पोस्ट पे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर जैसे कुमाना में क्लिक करोगे तो पब्लिश नहीं होगी, वो पब्लिश तभी होगी जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा। यानी कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर में आप ब्लॉग में पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पोस्ट है वो पब्लिश तभी होगी जब इंटरनेट कनेक्शन फिर से अवेलेबल हो जाएगा। हाउ कैन वी इंसर्ट एन इमेज इन द पोस्ट। अगर हमें पोस्ट में इमेज इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप पोस्ट को लिख रहे होते हो तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में एक इमेज का ऑप्शन भी आता है, तो वहाँ से आप जो है इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। इमेज आइकन पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करो, वहाँ से ब्राउज कर लो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में से, तो वहाँ से जो है आप आराम से अपना कोई भी इमेज को चूज करो और इंसर्ट कर लो और पब्लिश कर दो पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का पर्पस लिखना है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन्स मेड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैव मेड, यहाँ पे पर्पस पूछा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का पर्पस पूछा है, ये नहीं पूछा क्या होती है। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैव मेड ट्रांजेक्शन्स वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्कफ्लो इन मेनी फॉर्म्स इन अ बिजनेस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो मनी का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसकी मदद से जो ट्रांजेक्शन है वो वेरी कन्वीनियंट और सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं। ठीक है, और बिजनेस का जो वर्क फ्लो है उसको और एफिशिएंट बना दिया है, यानी कि और आसान हो चुका है हमारा काम। 5 वेबसाइट के नाम बताओ जिनमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं,
ये लो IRCTC, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ टूरिज्म, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, शायद यही फुल फॉर्म है। आगे बात करेंगे इसकी भी फुल फॉर्म की, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। चलो कोई बात नहीं। रेड बस, ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, 5 एग्जाम्पल से। 3 पेमेंट टूल्स बताइए जिनको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब है ना। आगे बात करेंगे 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग होगा। ऑनलाइन शॉपिंग है, करेक्ट कर लो इसे, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग कब कब यूजफुल होती है, तो जब मान लो आपको टाइम नहीं है दुकान पे जाने का, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लोगे। मान लो कोई सामान बाहर महंगा मिल रहा है तो आप ऑनलाइन मंगा लोगे। मान लो कोई सामान ऐसा है जो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो भी आप ऑनलाइन मंगा लोगे। तो ये जो है आप यहीं पे लिखा हुआ है मैंने कि सफिशिएंट टाइम नहीं है, एक्सपेंसिव है और नॉट अवेलेबल है। तो ये ही जो है इसके पॉइंट्स हैं। तो इसको एक बार मैं करेक्ट, चलो बाद में कर लूँगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स को नहीं, यहाँ पे जो है ऑनलाइन शॉपिंग इसका होगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। फ्लिपकार्ट का एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे आप जो है गुड्स को बाई और सेल कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर आपकी दुकान है तो आप गुड्स को सेल भी कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे गुड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स होती हैं, डिजिटल कैमराज होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, सब कुछ होता है। आपको तो पता ही है, आप तो टेक्नोलॉजी में अच्छे हो, ठीक है। प्रिंटर वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फ्लिपकार्ट पे मल्टीपल पेमेंट मेथड्स भी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर और कैश ऑन डिलीवरी से भी आप पेमेंट कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IRCTC। मैंने बोली थी वो करेक्ट है कि नहीं, चेक करते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मैंने बिल्कुल सही बोली थी। आगे बात करेंगे IRCTC का यूज़ क्या है, वही क्वेश्चन है अगला। इट इज़ यूज फॉर बुकिंग ट्रैवल टिकट्स, ट्रैवल टिकट्स को बुक करने के लिए, जैसे कि एयर टिकट्स और ट्रेन टिकट्स यहाँ पे हम बुक करते हैं। ट्रेन की टिकट्स यहाँ पे बुक करते हैं हम IRCTC पे। इंटरनेट सिक्योरिटी का पर्पज़ यहाँ पे पूछा गया है हमसे यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी का पर्पज़ पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी की ब्रांच होती है इंटरनेट सिक्योरिटी। यहाँ पे जो है हम जो इंटरनेट से रिलेटेड जो क्या होती हैं थेफ्ट वगैरह जो होती हैं, उनसे बचाने के लिए हमें इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज़ पर ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पे जो ब्राउजर की सिक्योरिटी तो होती है, उसके अलावा नेटवर्क की भी सिक्योरिटी होती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो अटैक्स होने वाले होते हैं उनसे बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, इंटरनेट सिक्योरिटी का। तो इंटरनेट क्या होता है, इनसिक्योर चैनल है। इंटरनेट इज एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन और फ्रॉड सच एज फिशिंग। फिशिंग वगैरह हो सकती है इंटरनेट पे, तो संभल के रहिएगा। आगे बात करेंगे, एक्सप्लेन नीड टू क्लियर डाटा स्टोर्ड इन द ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स में जो है डाटा हमारा स्टोर्ड होता है, उसको क्लियर करने के लिए क्या क्यों जरूरत है। तो सीधी सी बात है, डाटा को क्लियर करना ही पड़ेगा ब्राउजर से, क्योंकि क्या होता है, ब्राउजर्स हमारी मोस्ट ऑफ द डाटा को स्टोर कर लेते हैं, और जैसे कि हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स को भी वो स्टोर कर लेते हैं। अगर डाटा को क्लियर कर देंगे तो हमारा डाटा जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड को भी वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। जब हम वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं तो वो जो है यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव करने के लिए पूछता भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ज़्यादातर लोग उसे सेव कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट एडवाइजेबल टू लीव द वेब ब्राउजर स्टोर द डाटा पर्टिकुलरली ऑन पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर्स। तो पब्लिक या फिर अपने प्राइवेट कंप्यूटर्स पे तो उसे सेव कर भी सकते हो, लेकिन पब्लिक कंप्यूटर्स पे तो बिल्कुल भी आपको अपना डाटा सेव नहीं करना चाहिए। 4 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की 4 टिप्स आप बताइए, कैसे कैसे बनाओगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कैपिटल और लोअर केस लेटर्स का यूज़ करिए। सेम पासवर्ड को बार बार यूज़ मत करिए। पब्लिक और वर्कमेट्स मतलब ऐसे लोगों का नाम मत डालिए यहाँ पे, या जैसे अपना नाम, अपने भाई का नाम, अपनी बहन का नाम, मम्मी पापा का नाम पासवर्ड में मत रखिए। अपने पिल्ले का, कुत्ते का नाम ऐसे मत रखिए, है ना, पासवर्ड में। रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स का यूज़ करिए, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको रैंडम पासवर्ड प्रोवाइड करती हैं। अब तो गूगल भी जो है आपको रैंडम पासवर्ड जो प्रोवाइड करता है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हो तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डाटा, डाटा को सिक्योर करने के लिए 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस का नाम बताइए। यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जिसमें डाटा एनक्रिप्टेड हो, यानी कि व्हाट्सएप में देखा होगा आपने, वहाँ पे लिखा होता है डाटा योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, है ना। तो एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से नहीं है तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप आप डाउनलोड कर सकते हो चैटिंग के लिए। यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखिए, ऐसा नहीं है सभी को बताते हुए फिर रहे हो कि भाई मेरा पासवर्ड ये मेरा पासवर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए, ठीक है। कहाँ पे, किसी भी वेबसाइट पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही डालिए, जैसे कि नेम, जेंडर, एज वगैरह। सिक्योर ट्रांजेक्शन्स कीजिए, किसी फर्जी वेबसाइट पे आप ट्रांजेक्शन ना करें, और किसी भी फर्जी वेबसाइट पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स ना डालें। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर का यूज़ यहाँ पे पूछा गया है आपसे। इनका यूज़ करते हैं हम रियल टाइम प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाई मालवेयर सॉफ्टवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का। एंड 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट द वर्कप्लेस। वर्कप्लेस पे फॉलो करने वाले 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स बताइए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मैंने, फायर सेफ्टी रूल्स, फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। यानी कि आग से बचाने के लिए सेफ्टी रूल्स होने चाहिए वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस ऑफिस में जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए। फायर से बचने के लिए, फिसल के गिरने से बचने के लिए, और बिजली के झटकों से बचने के लिए भी रूल्स वहाँ पे होने चाहिए। आगे बात करेंगे 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर द इंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप्स। बंदा कंपनी में, ऑफिस में गिर ना पड़े, उसके लिए 2 बेसिक रूल बता दो मुझे। सिंपल है, कहीं पे अगर ऑयल वगैरह, वाटर वगैरह गिरा हुआ है तो उसको तुरंत साफ करो, फिसलेगा नहीं। स्लिपरी फुटवेयर का यूज़ ना करें, चप्पल जो है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, जूते स्लिपरी नहीं होने चाहिए। और क्या लिख सकते हो, ये लिख लो बस, क्लीन रखो, क्लटर फ्री रखो, गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। नॉन स्लिपरी सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, फुटवेयर का यूज़ करो, क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए फ्लोर्स जो हैं, और ऑयल स्पिल, डस्ट वगैरह को तुरंत के तुरंत साफ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स बता दो। अब इनको कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है ओरिजिनल होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव हुआ होना चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट, प्लास हो गया, स्विच हो गया, ये सब है ना। वर्कर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल जो वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जाना चाहिए अच्छे तरीके से, और हमेशा जो है स्विच ऑफ और अनप्लग कर दो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को बिफोर क्लीनिंग एंड रिलोकेटिंग देम। यानी कि साफ करने से पहले किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल चीज़ को, उसे स्विच ऑफ कर दिया करो, उसका प्लग भी निकाल दिया करो। फर्स्ट एड के रूल्स बता दो। जब भी किसी बंदे को चोट लगे तो उससे बोल लो कि परेशान ना हो, शांति से बैठ जा, इधर उधर मत घूम। दूसरी बात, अगर उनको झटका लगा है तो उनको गर्म करके रखो। तीसरी बात, उसको इधर उधर मत लेके जाओ, एक ही जगह पे बैठा के रखो, और उसकी गर्दन में या फिर उसकी कमर में, बैक में इंजरी है तो उसके एक ही जगह पे बैठा के रखो, इधर उधर मत लेके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होते हैं? किसी बंदे को जो ऑक्यूपेशन वो कर रहा है वहाँ पे अगर कोई हैजार्ड हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसे, कोई भी बीमारी वगैरह लग जाती है तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इज द इलनेस वन में एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स ऑक्यूपेशन। जो बंदा को काम कर रहा है, जैसे कि केमिकल फैक्ट्री में एक बंदा काम कर रहा है तो उसको एलर्जी वगैरह हो गई है केमिकल से, तो ये जो है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया, क्योंकि वो उस कंपनी में काम कर रहा है, उसकी वजह से उसे इफेक्ट हो गया है ना, केमिकल्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बताने हैं आपको। तो मैंने आपको 4 टाइप्स दे दिए, फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड और बिहेवियरल हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट कोई भी अनप्लान्ड इवेंट होता है, अनप्लान्ड इवेंट जो कि प्लान नहीं किया गया हो। अब बोलोगे इतनी तेज तेज क्यों पढ़ा रहे हो इन टॉपिक्स को? पहली बात, एनर्जी थोड़ी डाउन हो चुकी है आज मेरी, पता नहीं क्यों। दूसरी बात, ये टॉपिक्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने इनिशियली बताया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 4-5 सेशंस जो है, शुरू के 4-5 टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सीडेंट कोई भी अनप्लान्ड इवेंट होता है जिससे अनप्लान्ड रिजल्ट आ सकते हैं। अनप्लान्ड इवेंट होता है जिससे अनप्लान्ड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, यानी कि मौत भी हो सकती है और इंजरी भी हो सकती है। अनप्लान्ड इवेंट होता है जिससे, जो कि ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, एंड में लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स और आउटकम्स। ऐसे भी रिजल्ट आ सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो, है ना। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें तुरंत के तुरंत इवैक्यूएशन की जरूरत होती है या फिर इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। ऐसी कोई भी सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क ऑफ लाइफ, लाइफ का भी रिस्क हो सकता है, यानी कि
जान का भी खतरा हो सकता है इमरजेंसी में, प्रॉपर्टी, हेल्थ एक्सेट्रा का भी जो है खतरा हो सकता है, एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटोरिएटिंग रिजल्ट हैजार्ड्स, यानी कि हमें इंटरवेंशन करना पड़ता है जिससे हम जो हैजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकें। 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट आपको बताने हैं, 4 टाइप्स बताने एक्सीडेंट्स के। तो पहला टाइप है एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस, स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट्स, फायर वगैरह है ना, वर्क प्लेस पे हो सकता है। दूसरा टाइप है इंडस्ट्रियल डिसीज वगैरह है ना। तीसरा टाइप है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। चौथा टाइप तीसरा टाइप क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। चौथा टाइप है क्लिनिकल एक्सीडेंट। पांचवा टाइप है स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट, यानी कोई बंदा खेल रहा है उसको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 सिचुएशन बतानी है इमरजेंसी की जहाँ पे एवैक्यूएशन की जरूरत होती है। अब एवैक्यूएशन क्या होता है? एवैक्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी जगह को खाली किया जाता है। एवैक्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग अ प्लेस इन केस ऑफ अ इमरजेंसी। इमरजेंसी में किसी भी जगह को खाली करना ही एवैक्यूएशन कहलाता है। तो आपको 3 इमरजेंसियों की सिचुएशंस के नाम बताना है जिसमें एवैक्यूएशन की जरूरत है। तो फायर हो गई, एक्सप्लोजन हो गया, फ्लड हो गई, अर्थक्वेक आ गया, हरिकेन, टोर्नाडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, ठीक है। तो वहाँ पे एवैक्यूएशन की जरूरत होती है। मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बता दिए हैं, आपको इनको याद कर लेना जरूर, ठीक है। 2 वेज टू हैंडल एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को हैंडल करने के 2 तरीके बता दो, कुछ भी नहीं है। सेट ऑफ प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि एक्सीडेंट हैंडल हो सकते हैं। पहले ही बता दिया जाना चाहिए बंदों को कि कैसे कैसे अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए हर एक वर्क प्लेस पे, हर एक कंपनी में, हर एक ऑफिस में सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जैसे कि फायर वगैरह के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होने ही चाहिए। इमीडिएटली कॉल दी मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, ठीक है। स्टे अलर्ट, अलर्ट रहे हमेशा। पे अटेंशन टू एंड फॉलो दी इमरजेंसी ड्रिल्स, जो इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं रेगुलरली उन पे हमें जो है अटेंशन देनी चाहिए और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हैजार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हैजार्ड्स दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज इन डेंजर, ठीक है। कुछ हैजार्ड्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि एम्प्लॉयज की जान जो है वो खतरे में जा सकती है। Hazards can be of different type depending on the desk and the desk in which the employee work. तो एनवायरनमेंट जिसमें काम करते हैं और जिस इंडस्ट्री में बंदे काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है हैजार्ड का टाइप, ठीक है। तो हैजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉयज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टाइप बताने हैजार्ड्स के। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, चेक लिस्ट देनी है आपको एक वर्क स्टेशन के लिए। तो जो भी ऑफिस, जो भी कंपनीज हैं उनके लिए एक चेक लिस्ट दे दो कि भाई ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। पहली चेक लिस्ट देखते हैं इसमें, वर्क स्टेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, है ना, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए यूज़र के लिए ताकि वो आराम से काम कर सके, ठीक है। प्रोवाइड एडुकेट लाइटिंग, लाइटिंग अच्छे से होनी चाहिए, ऐसे नहीं अंधेरे में बंदा काम कर रहा है, ठीक है। विंडोज में जो है एडजस्टेबल कवरिंग होनी चाहिए टू अल्टर सनलाइट लेवल, किसी बंदे को कम सनलाइट पसंद है, किसी को ज़्यादा धूप पसंद है, तो एडजस्टेबल कवरिंग्स होनी चाहिए जिससे वो सनलाइट को एडजस्ट कर सके। आगे बात करेंगे, बी स्पेशियस इनफ व्हेन वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय 1 और मोर देन 1 पर्सन। तो इतनी जगह तो होनी चाहिए कि अगर एक से ज़्यादा बंदे, 2-3 बंदे भी काम कर रहे हैं तो वो भी आराम से कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एवैक्यूएशन पॉलिसी क्या होती है। एवैक्यूएशन पॉलिसी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन एवैक्यूएशन पॉलिसी, ऑल द टीम लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज अबाउट इट। देखो एवैक्यूएशन पॉलिसी कुछ भी नहीं होती, एवैक्यूएशन पॉलिसी एक प्लान होता है जो कि पहले ही बता दिया जाता है। मान लो इंडस्ट्री में जो है ना, हर एक इंडस्ट्री में पहले ही बताया जाता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो ये रूट है आपका, इस रूट से होके हमें जो है पीछे वाले दरवाजे से इमरजेंसी डोर से निकल के वहाँ पे पहुँच जाना है और वहाँ पे असेंबल हो जाना है। एक चीज़ होती है असेंबली एरिया, असेंबली एरिया, तो जब आप एवैक्यूएट होके बाहर निकल के जिस जगह पे इकट्ठे होंगे उसे बोलते हैं असेंबली एरिया। ये सब चीज़ें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बताई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, है ना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एवैक्यूएशन पॉलिसी बतानी चाहिए अपने लीडर्स को। कुछ टीम लीडर्स बनाए जाने चाहिए जो कि रेस्पॉन्सिबल हों इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज अबाउट इट। तो एम्प्लॉयज को जो है टीम लीडर्स बताएं एवैक्यूएशन पॉलिसी के बारे में। बड़ी सिस्टम को समझाइए, ठीक है। बड़ी सिस्टम क्या होता है? बड़ी सिस्टम कुछ भी नहीं है। मान लो कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए एक बड़ी बना दो, यानी कि मान लो मैं किसी डिसेबल्ड पर्सन का साथी बन जाऊं, कोई भी इमरजेंसी आए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसे भी इवैक्यूएट कराना है, उसे भी बाहर निकालना है ऑर्गेनाइजेशन से, उसे भी अपनी ऑफिस से, उसे अपनी कंपनी से बाहर निकालना है और असेंबली एरिया पे जाके उसे असेंबल करवा देना है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं बड़ी सिस्टम।
for individuals special needs or disabilities must be designated. The system ensures that differently abled people are assisted and guided out of the premises or the impacted area properly. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर प्लान्स एंड असेंबली एरिया बताना है. फ्लोर प्लान क्या होता है? फ्लोर प्लान में वो रूट होता है जहां से निकल के आपको असेंबली एरिया तक जाना है. असेंबली एरिया वो जगह होती है जहां पे आपको इवैक्यूएशन के बाद पहुंचना होता है. तो फ्लोर प्लान्स विद एवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क एरियाज एंश्योर दैट एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड दिस सो दे कैन यूज इन द टाइम ऑफ. हमें एंश्योर करना चाहिए कि फ्लोर प्लान्स जो है वो सभी एम्प्लॉइज की समझ में आ जाए. असेंबली एरिया क्या होता है? जहाँ पे आपको इवैक्यूएशन के बाद में असेंबल होना होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स की इंपॉर्टेंस बताइए, यानी कि जो हमारी इवैक्यूएशन ड्रिल्स होती हैं उनकी बताइए इंपॉर्टेंस. तो पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स करानी चाहिए. आपको जो है उन पे अटेंशन भी पे करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को. यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग समवन एल्स लाइफ टू. तो अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स पे आप फोकस करें, ध्यान से सुनें. आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. हेल्दी लाइफ स्टाइल का इंपॉर्टेंस बताइए. जो हेल्दी वर्कर होगा वो हमेशा अच्छा काम ही करेगा, अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करेगा. ठीक है. और क्या होती है हेल्दी लाइफ स्टाइल के एग्जाम्पल? हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. ठीक है. हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड टू अ हेल्दी बीइंग. हेल्दी लिविंग हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल विच अल्टीमेटली लीड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम एज वेल एज वर्क प्लेस. यानी कि अगर बंदा हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, मजे से रहेगा, तो उसका एनवायरनमेंट जो है घर पे भी अच्छा रहेगा, ऑफिस में भी अच्छा रहेगा. हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर जो है हमेशा परफॉर्म करेगा अपना बेस्ट एबिलिटी के साथ. हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग. तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेलबींग भी अच्छी रहेगी, उसके घर वाले भी उससे खुश रहेंगे, उसके ऑफिस वाले भी उससे खुश रहेंगे जो हेल्दी होगा. 4 पॉइंट्स बता दो हेल्दी लाइफस्टाइल के. कुछ भी नहीं है. हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, हेल्दी माइंड आता है, साउंड स्लीप आती है, गोल सेटिंग आती है. इनको याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है. जो भी करा रहा हूँ सफिशिएंट है. और वन शॉट वीडियो देख लेना बस, और कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं आपको. ये क्वेश्चन वन शॉट वीडियो खत्म. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर इमरजेंसीज, है ना. सॉरी आई एम रियली सॉरी. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसीज. आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे. असेंबली पॉइंट इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू एंड अगेन थैंक यू. आप इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं. आई थिंक 1 घंटा और 8 मिनट हो चुकी हैं. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.